Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. तो before starting this video, please go through the standard disclaimer. तो जो आज का हमारा वीडियो है, जैसे कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, तो वहाँ पे एक बड़ा बहुत बड़ा हमारे आरबीआई गवर्नर ने एक हमारी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज दिया है। तो थोड़ा सा हम उसका ओवरव्यू लेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन से जो सेक्टर्स और स्टॉक्स हो सकते हैं जिनको इस पॉलिसी से बेनिफिट हो सकता है। तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए, सो प्लीज़ डोंट टेक इट एज एनी एडवाइस, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र फॉर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो जो बेसिक हाईलाइट्स थे उसमें क्या है, जैसे रेपो रेट का सबसे बड़ा एक बूस्टर डोज है कि जो 6% से कम करके सीधा ही 0.5% जिसको हम 50 बेसिक पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो आरबीआई ने 6% से कम करके 5.5% की जो रेपो रेट कर दिया है। और ये पिछले लगातार ये तीसरा रेट कट था और ये पिछले 2020 से आज तक का सबसे बड़ा, मतलब उसके बाद का रेट कट था। 2020 में जब कोविड के टाइम में ये बड़ा रेट कट आए थे, तो लेकिन उसके बाद ये सबसे उस टाइम के बाद का सबसे बड़ा रेट कट है। और दूसरा जो बड़ा एक अनाउंसमेंट था, दैट इज़ सीआरआर। उसमें आरबीआई ने 100 बेसिक पॉइंट्स की कट किया है, जो 4% से कम करके 3% किया है, जो कि आने वाले मतलब मतलब स्टेजेस में बोल सकते हैं, ट्रेंचेस में उसको कम करेगी विद 25 बेसिक पॉइंट जो ईच ट्रेंच में कम किया जाएगा। तो ये भी एक, उससे क्या होगा कि 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इंक्रीज होगी सिस्टम में। सो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ऑलरेडी आरबीआई काफ़ी स्टेप ले चुका है लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के। तो ये एक एडिशनल और एक हमारे लिए बूस्टर है लिक्विडिटी के लिए। तो एक यहाँ पे स्टांस जो चेंज किया है आरबीआई ने, वो कमोडिटिव से न्यूट्रल चेंज किया है। तो अभी तक क्या था कि आरबीआई कमोडिटिव स्टैंस मतलब कि सपोर्टिव टाइप का एक स्टैंस फॉलो कर रहे थे, अडोप्ट कर रहे थे। तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि आरबीआई न्यूट्रल स्टैंस रखेगा कि जैसा डाटा रहेगा कि उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन होगा। तो ये थोड़ा सा है कि यहाँ से अभी फर्दर आरबीआई ने बोला है कि अब जो हमने देना था दैट हमने अभी एक ही बार में दे दिया है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये डिसीजन कि आपको एक बार में दे दीजिए जो देना है ना, ठीक है। तो इकोनॉमी, जैसे हमारे इकोनॉमी के लिए देखिए अभी सभी फैक्टर, जैसे आरबीआई की अगर भी सुनते हैं तो वहाँ पे हमारा डेमोग्राफिक हम डिविडेंड है जैसे हम बोलते हैं, अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आपको बेनिफिट लेना है तो ये चीज़ों को आपको बूस्टर डोज देने चाहिए। तो ये इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो उसके बाद आरबीआई का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है दैट इज़ 6.5% है 526 के लिए। तो ये एक बड़ा ही थोड़ा सा कंजर्वेटिव उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है। मे बी आई होप के बिकॉज कि थोड़ा सा अभी ग्लोबली अनसर्टेनिटी चल रही है, उसकी वजह से इन्होंने कम रखा। तो मे बी यहाँ से ज़्यादा भी हो सकता है और वो देखना पड़ेगा कि किस तरह की ग्लोबल अनसर्टेनिटीज किस तरह से अनफोल्ड होती है आने वाले टाइम में। बट ये कंजर्वेटिव टाइप का वहाँ पे एक प्रोजेक्शन है। तो इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है दैट इज़ उन्होंने डाउन साइड पे रखा है, उसको 4% से 3.7% पे रखा है। तो ये कुछ हाईलाइट्स थे। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको यहाँ से बेनिफिट हो सकता है। तो ये सबसे पहला सेक्टर दिस इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बिकॉज कि देखिए क्या होता है कि कोई भी बिजनेस है या इंडस्ट्री है, अगर उसका रॉ मटेरियल सस्ता होता है तो डेफिनेटली कि उसको बेनिफिट होता है। तो अभी जैसे अब बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या है, उनके लिए रॉ मटेरियल क्या है, फाइनेंस। तो उसके लिए कॉस्ट क्या पड़ती है उनको, इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इंटरेस्ट कॉस्ट अगर कम होती है तो देखिए दो तरह से बेनिफिट हो सकता है। या तो वो मतलब उनका रॉ मटेरियल सस्ता हो गया और वो उसको पास नहीं करते, पास ऑन भी नहीं करते हैं, जस्ट अज्यूम करते हैं हम। तो उनकी डिमांड उतनी ही मान लीजिए रहती है, ठीक है। तो उनका मार्जिन इंप्रूव हो जाता है। और अगर दूसरी साइड पे अगर वो उसको पास ऑन कर देते हैं तो उससे उनकी जो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ती है। तो उनके प्रोडक्ट की हम बोल सकते हैं डिमांड बढ़ती है। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप उसके प्राइजेस कम कर देते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये एक इस तरह से उनके लिए पॉजिटिव रहता है। तो दूसरा उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिशरी तो यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर जो रहता है, बिकॉज़ यहाँ पे उनके लिए फंडिंग काफ़ी सस्ती हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे डेट के ऊपर काम होता है सारा। तो इस वजह से उनकी जो मतलब फंडिंग उनको सस्ती मिलती है।
तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे उनकी बैलेंस शीट में भी अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट की कंपनीज में, तो डेट भी काफ़ी रहता है। तो दिस इज़ द ह्यूज बेनिफिशियरी ऑफ दिस रेट कट। तो उसके बाद ऑटो एंड सैलरी है, क्योंकि देखिए हम जो भी अगर हम गाड़ी परचेज़ करते हैं तो हम लोन पे ही मतलब EMI पे परचेज़ करते हैं। तो मान लीजिए मेरी कैपेसिटी मतलब 10,000 की EMI पे करने की है मेरी सैलरी के अकॉर्डिंग या मेरी इनकम के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए पहले वो 12,000 11,000 के आसपास बन रही थी, तो वो कम होके मेरी रीच में आ जाती है। तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी किसी भी चीज़ को लेने की। तो दिस इज़ तो उस वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ऑटो सेक्टर में डिमांड इंप्रूव होती है रेट कट की वजह से। बिकॉज यहाँ पे अभी देखिए तीन रेट कट हो चुके हैं ऑलरेडी, 25 पॉइंट के पहले, और ये 50 पॉइंट का अब होगा। तो 1% से आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो चुके हैं। तो इससे काफ़ी आपकी EMIs के ऊपर इम्पैक्ट आता है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आप जैसे कुछ भी ले सकते हैं, ACs वगैरह हैं। तो जैसे आपको कुछ भी और परचेज करना है मान लीजिए, या इवन आपका टूर एंड ट्रैवल भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आ जाता है। तो इस टाइप की जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मान लीजिए, वैसे तो ऑटो भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का पार्ट भी हम बोल सकते हैं। तो मान लीजिए आपके घर में जितने भी आप कंज्यूमर ड्यूरेबल आप देखेंगे यूज़ करते हैं, तो वो सभी आप इसमें जो आप EMIs के ऊपर परचेज करते हैं, तो दिस कैन बी द बेनिफिशियरी। तो जैसे हम अगर वॉशिंग मशीन मान लीजिए खरीद रहे हैं घर में, या फ्रिज खरीद रहे हैं, या आपका LED स्मार्ट TV खरीद रहे हैं, तो इस टाइप की जितने भी मोबाइल्स मान लीजिए हम परचेज़ कर रहे हैं, आजकल हम मोबाइल भी EMI पे परचेज़ करते हैं। तो दीज आर ऑल आर आपका कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में। तो उनकी भी EMI की कॉस्ट कम, EMI कम हो जाती है ड्यू टू इंटरेस्ट के वजह से। उसके बाद इंफ्रा एंड कैपिटल गुड्स, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपका डेट यूज़ होता है। तो इन कंपनीज की जो इंटरेस्ट कॉस्ट कम होती है, तो डायरेक्टली तो इनकी डिमांड पे नहीं, इनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट कम होती है, मतलब क्योंकि ये डेट पे पैसा लेके आगे काम करते हैं। इनकी कई बार प्रोजेक्ट बहुत लंबे लंबे चलते हैं, तो वहाँ पे इनको इंटरेस्ट काफ़ी हैवी एक कॉस्ट वहाँ पे देनी पड़ती है, मतलब तो उससे इनका जो डायरेक्टली P&L में इनका इंटरेस्ट की कॉस्ट कम होगी, तो डायरेक्ट P&L के मतलब प्रॉफिट्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो इस वजह से इन कंपनीज के लिए भी काफ़ी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। उसके बाद सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल के लिए हम इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं। तो अगर तो किसी कंपनी का डेट ज़्यादा है, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। वैसे मोस्टली अगर अच्छी कंपनीज अगर आप देखेंगे सीमेंट में, तो वहाँ पे तो मोस्टली डेट फ्री है, डेट कम है। बट जैसे कि हम देखें रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ेगी, तो उससे आपके जितने भी बिल्डिंग मटेरियल हैं, वेदर इट इज़ पेंट, सीमेंट, आपका प्लाई है, इन सभी की डिमांड बढ़ती है। तो इस वजह से इनका भी ये भी काफ़ी बड़े बेनिफिशियरी हैं। तो जितने भी बिल्डिंग मटेरियल और उसके बाद जितना भी होम फर्निशिंग, डेकोरेशन, तो जितनी भी इसमें कंपनीज आएंगी, जैसे मैंने सीमेंट, पेंट बताया, प्लाई की बताया, जैसे किचन अप्लाइंसेस हैं आपके, उसमें किचन का जैसे आजकल इटालियन किचन चलता है, जैसे वो जितने भी सैनिटरी वेयर से रिलेटेड कंपनीज हैं आपकी, जैसे हम इटालियन किचन में जैसे आजकल एक कंपनी उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सब कंपनीज के लिए भी बेनिफिशियरी है। यूटिलिटी एंड पावर, बिकॉज दीज आर आल्सो कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज, तो यहाँ पे भी डेट रहता है कंपनीज की बैलेंस शीट में। तो उनका इंटरेस्ट बर्डन कम होने से उनका डायरेक्टली प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं। वेदर डिमांड इंक्रीज हो ना हो, डिमांड तो देखिए जितने, जैसे अभी इकोनॉमी में आपकी ये बूस्टर यहाँ से डिमांड बढ़ेगी, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इन पे भी आता है। लेकिन इनका तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है कि यहाँ पे इनका डेट जितना कंपनीज के ऊपर है, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो उसके बाद एक मैंने कैटेगरी रखी है कि डायरेक्टली ओनली जो हाई डेट कंपनीज हैं, तो जो हाई डेट कंपनीज हैं तो उनको भी बेनिफिट है कि उनका डेट की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो जिस वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो ये हमने एक मोटा मोटा ओवरव्यू लिया कि कौन से सेक्टर यहाँ से बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कोशिश करेंगे किस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कुछ कंपनीज जिनको कि अगर आपको किस सेक्टर में और कैसे कंपनी का एक्सप्लोर करना है। तो सबसे जैसे हमने पहला सेक्टर लिया है, अगर हम बैंकिंग सेक्टर लेना है तो हम बैंकिंग ले सकते हैं। जैसे मैंने ये कंपनी, ये रिकमेंडेशंस नहीं है, तो हम एक सेक्टर खोलेंगे जस्ट NBFCs। तो मैंने ये NBFCs का ये सेक्टर खोला यहाँ से। यहाँ पे 281 कंपनीज आ रही हैं। तो एक काम मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
डायरेक्टली देखिए ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि छोटी कंपनीज भी सारी आ जाती हैं, तो थोड़ा सा इतनी 280 कंपनीज में से फिल्टर आउट करना मुश्किल है। तो मान लीजिए तो एक काम हम क्या करेंगे, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप एक यहाँ पे एक मार्केट कैप का एक कंडीशन लगा दीजिए, ग्रेटर देन मार्केट कैप। अगर ग्रेटर देन लगाना है तो आपको ये साइन लगाना पड़ेगा कि मान लीजिए मेरे को 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनीज चाहिए यहाँ पे एनबीएफसी में, तो आप 1000 भी कर सकते हैं, आप 10,000 भी कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस है आपके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये पूरी कंपनीज आ गई 5,000 करोड़ से ऊपर की, सभी सेक्टर्स की रिलेटेड। तो यहाँ से एक ना ऑप्शन है, आप देखेंगे इंडस्ट्री, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फाइनेंस को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ओनली 54 कंपनीज यहाँ पे बची हैं जो 5,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली हैं, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है। तो अब मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पे इजी हो जाएगा जब भी मैं यहाँ पे फिल्टर। अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। देखिए, तो इसमें आपको क्या करना है, एक चीज़ की कैसे सिलेक्शन आप कर सकते हैं, इट में भी हेल्पफुल। बाकी आप अपने हिसाब से भी आपने जो भी क्राइटेरिया है आपके वो फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपको पी के हिसाब से देखना है, तो यहाँ पे आप पी को क्लिक करेंगे, तो जिसकी पी मान लीजिए पहले मैंने क्लिक किया, तो ये जिसकी पी सबसे हाई है तो वो सबसे ऊपर आ रही है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। अब वो कंपनी आ रही है। अब यहाँ पे जिनकी पी शो नहीं हो रही है, तो मे बी कहीं पे इस कंपनी में लॉस आया होगा, तो वहाँ पे पी यहाँ पे शो नहीं हो रही है उनकी। जैसे PFC आ रहा है, LIC आ रही है, तो REC इनकी पी देखिए 6, तो 10 से भी कम है इन कंपनीज। ये अगर आप पी के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं तो ये कंपनीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो पी के अकॉर्डिंग। तो ये क्राइटेरिया का आप अगर फॉलो करते हैं, तो दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ पे मैंने ये कॉलम मैंने लगाए हुए हैं, तो स्क्रीनर में अगर आपको ऐड करना है, तो ये आप यहाँ से एडिट कॉलम्स, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। देखिए मोस्ट यूज्ड, एनुअल P&L वाली और क्वार्टरली P&L और बैलेंस शीट से रिलेटेड जितनी भी अगर आपको कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं, जैसे यहाँ पे हम जाएंगे तो आई थिंक 1 मिनट, एनुअल P&L, तो यहाँ पे आई थिंक 3 ईयर सेल्स ग्रोथ, देखिए सेल्स ग्रोथ 3 ईयर, प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर, ये यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। तो और भी अगर आपको कुछ कॉलम ऐड करने हैं तो या इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए सेल्स वेरिएंस, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ये आप देख लेना। तो आपको जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर मेरे को चाहिए, सबसे हाई ग्रोथ वाली ऊपर चाहिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ले लें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 71%, तो उसके बाद ये शायद कुछ होल्डिंग टाइप कंपनी हो सकती है। तो जैसे कैप्री ग्लोबल आ रहा है 49%, उसके बाद एक कंपनी आ रही है चॉइस इंटरनेशनल, ये शायद ब्रोकिंग कंपनी है। तो थोड़ा वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या बिजनेस है। तो यहाँ से आपको सेल्स ग्रोथ जहाँ की जिन कंपनी की सबसे ज़्यादा है, तो वो कंपनीज आपके सामने आ रही हैं। जैसे इंडिया शेल्टर फाइनेंस है, 37% की ग्रोथ है, होम फर्स्ट की 37% की है। तो आप ग्रोथ के बेस पे फिर आप उसकी पी भी चेक कर सकते हैं कि पी, देखिए जैसे हम एक पैग रेशो यूज़ करते हैं कि अगर पैग रेशो आपको 2 से नीचे, तो आप सिंपली आप यहाँ से सामने कंपैरिजन करिए कि मान लीजिए यहाँ पे इसकी जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ 37% है, या यहाँ पे 49% है, तो इसकी पी देखिए 26 है, तो पैग रेशो इसकी 0.5 की आ रही है। तो ये इस तरह से भी सस्ता हो रहा है, ठीक है। वैसे भी 26 की पी है, तो इस टाइप से भी आप एक थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 37 है, तो अगर इसकी ग्रोथ अगर पी इसकी 37 से नीचे रहेगी, तो उसकी पैग रेशो 1 से नीचे आपको मिले, मतलब इसकी पैग रेशो 1 से नीचे है। तो यहाँ भी पैग रेशो 1 से नीचे है, यहाँ पे भी पैग रेशो 1 से नीचे है। तो आप देख सकते हैं कि जो हाई ग्रोथ वाली कंपनीज में से तो आप अपनी हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको जैसे यहाँ पे मैंने रीसेंट क्वार्टर की भी लगाई हुई है, तो रीसेंट क्वार्टर में क्या रहा, तो किसकी ग्रोथ ज़्यादा रही, तो वो अगर आपको देखना है तो वहाँ पे भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये आपके पास वो कंपनीज आ रही हैं जिनकी इस क्वार्टर की सेल्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा रही। तो यहाँ पे भी जैसे आप देख रहे हैं कि कैप्री ग्लोबल, इंडिया शेल्टर, हुडको आ रहा है, इंडिया रिन्यूएबल आ रहा है। तो इस टाइप से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको आइडियाज़ यहाँ पे बहुत मिलेंगे।
तो आपकी चॉइस है, आपको बिल्कुल सस्ते पी वाली कंपनीज में जाना है या आपको हाई ग्रोथ में जाना है। तो ये दिस इज़ द वे कि आप इस तरह से आप सिलेक्ट कर उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो ये आपका जैसे हमने डिस्कस किया कि आपका फाइनेंस सेक्टर है, तो इसी तरह से आप बाकी सेक्टर्स में भी जा सकते हैं। फाइनेंस के बाद अगर हम मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर को अगर आपको देखना है, तो बैंकिंग सेक्टर में जैसे यहाँ पे 36 कंपनीज आ रही हैं, तो यहाँ भी आप सेम एक्सरसाइज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने 3 साल की सेल ग्रोथ को हम फिल्टर किया, तो यहाँ पे देखिए AU बैंक सबसे ऊपर आ रहा है, HDFC बैंक बिकॉज यहाँ पे मर्जर हुआ था इसीलिए आई थिंक इसकी जो ग्रोथ सबसे ज़्यादा आ रही है। देन आफ्टर दैट देयर इज़ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो साथ में इनकी प्रॉफिट ग्रोथ भी आ रही है पिछले 3 साल की, तो वो भी साथ साथ में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 31-55% IDFC आ रहा है, उसके बाद 28% और 122% की यहाँ पे से प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है। तो इस टाइप से आप सभी जो बैंक्स हैं उनकी ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ चेक कर सकते हैं 3 साल का। और अगर आप रीसेंट का क्वार्टर का अगर चेक करना है तो वो भी यहाँ से यहाँ पे इसको सॉर्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में तो वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी दोबारा आप देखेंगे तो AU बैंक का ग्रोथ सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी रिसेंट क्वार्टर का 16% है। उसके बाद एक छोटा सा बैंक CSB बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ रहा है। तो इस टाइप से ये आप देख सकते हैं कि कौन से बैंकों ने रीसेंट क्वार्टर में भी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, पिछले 3 साल में भी जहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, तो उस आप उनको इस तरफ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये हमने बैंकिंग और NBFCs का एक थोड़ा सा ओवरव्यू लिया। तो अब इसके बाद हम जैसे और हमारा सेक्टर है, सबको मैं टिक कर दूंगा, सीमेंट सेक्टर। जैसे हमने बात की कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, चलिए रियल एस्टेट को लेते हैं अभी हम एक बार, कंस्ट्रक्शन एंड रियलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे 50 कंपनीज आ रही हैं, तो यहाँ पे वैसे इस हिसाब से थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना सेल्स ग्रोथ, चलिए देखते हैं तो किन की आ रही सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए अनंतराज आ रहा है आपका 64%। तो यहाँ पे जैसे हमने एक बोला था कि देखिए ये हाई डेट वाली कंपनीज, तो यहाँ पे एक आप उल्टा भी एक कॉन्ट्रा व्यू जैसे हमने बोला था कि ले सकते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेट है तो आप वो देखिए। तो जहाँ पे डेट सबसे ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ पे हमने शॉर्ट किया 2.5 का यहाँ पे आ रहा है, पूर्वांकरा में आ रहा है, दिल्ली बिल्डकॉन में आ रहा है, टार्क लिमिटेड में आ रहा है, HCC में आ रहा है। तो ये आपकी अपनी मतलब रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं। तो या पी शायद इसमें रियल एस्टेट में मैं ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि आप इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं रहेगी, इफेक्टिव नहीं रहेगी। आपको कुछ और पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, अदरवाइज PE के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो जो कंपनीज यहाँ पे जिनकी PE कम है, तो फिर हम सेल्स ग्रोथ रीसेंट क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं वो कहाँ पे बढ़िया रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्नो इलेक्ट्रिक की 85% की जो ग्रोथ रही है, बिकॉज ये कंपनी एक्चुअली डाटा सेंटर में भी है इसलिए जैसे, तो ये एक फैक्टर यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा आ रही है, इनके प्रॉफिट भी अच्छे आ रहे हैं। शोभा का अच्छी ग्रोथ आ रही है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे सेल ग्रोथ अच्छी है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट डाउन है। तो शोभा की अच्छी ग्रोथ आ रही है देखिए 62%, और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 481% की है। तो 3 साल में थोड़ा सा यहाँ पे सेल्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रहता है आपको जो रियल एस्टेट में रहेगा, क्योंकि इनकी जो सेल्स डिपेंड करती है, क्योंकि बुकिंग थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती रहती है। तो ये एग्जैक्टली आपको इनको एक कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इनमें इतनी आपको देखनी नहीं मिलेगी। तो बाकी यहाँ पे इस तरह से आप इस सेक्टर को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्टर कौन सा लेंगे, लेट अस सी ऑटो एंड सैलरी। जो बड़े बड़े सेक्टर हैं, देखिए सबसे बड़ा सेक्टर आपको आई थिंक यहीं पे ही मिलेगा, ऑटो एंड सैलरी। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ऑटो कंपोनेंट्स और यहाँ पे जो रीजनल मैन्युफैक्चरर हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 47 कंपनीज आ रही है आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक सेम PE का भी आप देख सकते हैं, PE के हिसाब से आपको कौन सी कंपनी ठीक लग रही है। तो अदरवाइज सबसे बेस्ट आई होप मेरे को लगता है कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, सबसे पहले आप 3 साल की ग्रोथ चेक करें कि कौन सी कंपनी में सबसे अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो यहाँ पे आपके सामने जैसे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आ रहा है, एथर एनर्जी आ रहा है टॉप पे,
तो उसके बाद आपका जैसे फोर्स मोटर के में अच्छी ग्रोथ आ रही है 3 साल में, एंड देन लुमेक्स ऑटो आ रहा है आपका। तो ये बड़ा इजीली आप इस तरह से क्राफ्टमैन ऑटोमेंस में अच्छी ग्रोथ है। तो ये आप ग्रोथ के बेस पे के ऊपर आप 3 साल की ग्रोथ, फिर उसको आप करंट की ग्रोथ भी आप यहाँ पे देखिए, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ और क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे सामने क्राफ्टमैन आ रहा है, तो उसकी इसी के सामने आपकी क्या क्वार्टरली ग्रोथ है उसको चेक कर लीजिए, क्या वो उससे बेटर है। देखिए उससे भी बेटर आ रही है, तो ओके, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे फोर्स मोटर की जो इस क्वार्टर की जो ग्रोथ है दैट इज़ लेस देन 3 ईयर एवरेज। तो इसको थोड़ा आप देख सकते हैं। लुमेक्स ऑटो में भी एक इस क्वार्टर की ग्रोथ 3 साल से बेटर नज़र आ रही है। तो आप इस तरह से इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ क्वार्टरली और 3 साल के बेस पे जहाँ पे आपको बढ़िया लग रहा है, तो वहाँ पे तो आप एक बार अलग से भी यहाँ पे सॉर्ट करिए कि क्वार्टरली सेल ग्रोथ देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे आई है, क्राफ्टमैन में। उसके बाद इलेक्ट्रा ग्रीन टेक थोड़ा सा यहाँ पे तो इशू चल रहा है। लुमेक्स ऑटो में अच्छी ग्रोथ आई है, प्रिकॉल में है, एथ एनर्जी, आयशर मोटर में अच्छी ग्रोथ है, और बैंको प्रोडक्ट्स में अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद ये आपका लार्ज कैप है, M&M में भी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो इस तरह से आप एक्सप्लोर करिए कि आपको कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है। फिर आपका वैल्यूएशन पार्ट देखिए, फिर उसका थोड़ा सा देखिए कि आगे फ्यूचर के हिसाब से भी आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है, जो बिजनेस आपको समझ में आ रहा है, तो आप उस बिजनेस में जा सकते हैं। तो ये हमने ऑटो सेक्टर का थोड़ा सा चेक किया कि कहाँ पे कुछ हमें कंपनियां नज़र आ रही हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आप जा सकते हैं। लेट अस सी कौन कौन से सेक्टर यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो सबसे बड़ा एक यही सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है आपका। आप इसको लिए सर्विसेज में भी आप ले सकते हैं, जैसे रिटेलिंग में भी आ जाता है, ये भी कंजम्पशन से रिलेटेड है। तो आप इस तरह से कुछ सेक्टर्स को ले सकते हैं। कंज्यूमर फ्यूल्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया। तो इस टाइप से आप कुछ सेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप सेम चीज़ आप देखिए। बाकी फिर आपको देखिए क्या करना है, उनकी थोड़ा सा टेक्निकली देखिए कौन सा स्टॉक बढ़िया लग रहा है। अब इस वीडियो में इतने हम सभी स्टॉक्स को टेक्निकली हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कि बहुत यहाँ पे वाइड हो जाएगा। तो लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये एक इनिशियल एक्सरसाइज करने के बाद तो सेल्स वेरिएंस मान लें, जैसे 3 साल का यहाँ पे देखा, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। फिर आप क्वार्टरली, देखिए क्वार्टरली तो बहुत ख़राब होगा, तो क्वार्टरली सबसे पहले आप क्वार्टरली भी देखिए या तो, ठीक है, क्वार्टरली ग्रोथ कहाँ पे अच्छी आ रही है। तो उनके साथ में फंडामेंटल्स, जैसे यहाँ पे ये आपका पीसी ज्वेलर आ रहा है, आप इसकी देखिए बाकी चीज़ें किस तरह से हैं, बाकी फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो उसको भी साथ में ध्यान में रखिए। वैल्यूएशन कैसा है, ठीक है, तो उस टाइप से आप फिर फाइनल डिसीजन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए डिक्सन टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना होगा कि अभी रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट, जैसे ये ऑलरेडी स्टॉक बहुत ग्रोथ दे चुका है, तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखिए कि क्या इतनी ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ भी आ रही है। तो मान लीजिए अभी हम एक्चुअली इंडिविजुअली स्टॉक को हम डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए फिर हमें रिपोर्ट इशू करनी पड़ती है। तो प्लीज़ हमारी ये, आप कई बार सोचते हैं कि हम क्यों नहीं इसको ओपन करके डिस्कस क्यों नहीं कर लेते, तो दिस इज़ द रीज़न कि हम किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक को जब डिस्कस करते हैं तो हमें उसकी रिपोर्ट इशू करनी पड़ती है। तो ये मैं इंडिविजुअल स्टॉक नहीं इशू करूँगा। तो ये एक हमारे लिए आप हेल्प हो सकता है कि हम किस तरह से आप मतलब कि एक्सप्लोर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दूँ, रिजल्ट का एनालिसिस मैं इसका बताऊँ। मान लो डिक्सन टेक्नोलॉजी है, तो अभी ये 100% की ग्रोथ दे रहा है ये स्टॉक। तो अभी ये बेस बहुत बढ़ चुका है, तो यहाँ पे अगर आप आगे जाके देखेंगे तो इसकी जो रिसेंट क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अभी नीचे जा रही है। तो यही थोड़ा सा इस टाइप से मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो आप इस टाइप से भी चेक करिए, जिस स्टॉक ने ऑलरेडी पहले काफ़ी ग्रोथ दे चुकी है, तो वहाँ पे क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ आती रहेगी। तो ये तो हम सिर्फ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कई केसेस में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी फिर देखना पड़ता है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ग्रोथ आ चुकी है। तो वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी वो प्राइस टू परफेक्शन वहाँ पे वैल्यूएशन हो जाती है। तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक
इस तरह से आप ये अलग अलग सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे मान लीजिए रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप प्रेफर करते हैं कि ठीक है मेरे को सिर्फ रीसेंट क्वार्टर जहाँ पे अच्छा आ रहा है, बिकॉज मोमेंटम कई बार वहीं पे ही होता है कि जहाँ पे रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट आए 3 साल का, वो आपको एक ट्रेंड बता रहा है कि कंसिस्टेंसी है, तो मोमेंटम बनेगा आपका। अगर रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट बढ़िया है तो आप क्या करिए, जहाँ अगर प्रॉफिट के बेस पे लगा के देखिए तो अलग अलग आपको फिल्टर यूज़ करके देखने पड़ेंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है। जैसे यहाँ पे इन्फो एज पे आ रही है, जस्ट डायल में आ रही है, तो आपको ये जैसे राजेश एक्सपोर्ट है, थोड़ी सी ये कुछ अलग टाइप की कंपनी है, तो इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। स्काई गोल्ड है आपका, FSN ई कॉमर्स में अच्छी ग्रोथ आ रही है, तो प्रॉफिट में हिसाब से अगर आपको सेल्स ग्रोथ देखना है तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ को क्लिक करिए। तो इस टाइप से हमारा ये एक सेक्टर भी हमने देखा, ठीक है। तो इसी तरह से हम सभी सेक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो इंफ्रा एंड कैपिटल गुड्स को देख सकते हैं आप, सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड मान लीजिए कंपनीज को भी इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं एक बार, तो थोड़ा सा आपके लिए आई होप के हेल्पफुल हो जाएगा। तो सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, और इसमें हम देखते हैं कोई और, वो हमारा ऑलरेडी कंज्यूमर ड्यूरेबल में आई थिंक हो भी चुका है कुछ, तो इसको हम कल अकेला सीमेंट में देखते हैं तो सिर्फ 15 कंपनीज आ रही हैं। तो अगर यहाँ पे ओनली पी के बेसिस पे देखना है तो यहाँ पे आपको नई बात बनेगी, पी में समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो हम क्या करेंगे, क्वार्टरली सेल्स कहाँ पे बढ़िया ग्रोथ आ रही है। ग्रेसिम तो अभी पे ये एक डाइवर्सिफाइड होल्डिंग कंपनी है, तो सबसे बढ़िया देखिए सबसे ऊपर जेके सीमेंट आ रहा है आपका, ठीक है, रीसेंट क्वार्टर में, और 3 साल में भी सेल ग्रोथ ठीक है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ कुछ खास नहीं थी। फिर उसके बाद देखिए स्टार सीमेंट के रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे हैं, तो हो सकता है कि मोमेंटम यहाँ पे ज़्यादा हो, तो जैसे अल्ट्राटेक में आ रही है ग्रोथ, तो यहाँ पे देखिए सेल ग्रोथ में, लेकिन यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। तो आप फिर प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर भी लगा के देखिए कि प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ पे आई है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रिज्म जॉनसन में आई है, यहाँ पे जेके सीमेंट फिर आ रहा है, तो नोवोको विस्टास ये कुछ टर्न अराउंड टाइप का। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ये भी समझ, देखिए यहाँ पे अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छी आ रही है, ये एक टर्न अराउंड टाइप का भी आपका स्टोरी बन जाती है, तो उस टाइप से भी आप देख सकते हैं। तो रीसेंट क्वार्टर में अगर किसी की अच्छी ग्रोथ आई है तो 3 साल में प्रॉफिट नेगेटिव थे, तो इट मीन्स ये एक टर्न अराउंड है। तो वो आपको देखना है कि आप किस टाइप के थीम में जाना पसंद करते हैं। देखिए आपको कंसिस्टेंट चाहिए कि ठीक है जो लगातार 3 साल में भी अच्छा कर रहा है तो वो लगातार ऐसे ही अच्छा करता जाएगा, ये आपको कुछ ऐसा मोमेंटम पकड़ना है कि जहाँ पे टर्न अराउंड हो रहा है, तो दैट इज़ अप टू यू। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के आइडियाज़ में जाना चाहेंगे। तो इस तरह से आप सीमेंट सेक्टर में भी सेम ईजिली, जैसे मैंने जो एक आपको ये तरीका बताया, आप सेक्टर ओपन करिए तो वहाँ से फिल्टर आउट करते करते आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूटिलिटी एंड पावर में तो जैसे हम कुछ कंपनीज अगर देखना है तो वहाँ से भी देख सकते हैं, पावर सेक्टर से रिलेटेड। 1 मिनट, पावर सेक्टर, ऑटोमोबाइल, फेरोलॉयज, गैस, पेट्रोलियम। 1 मिनट, पावर एंड यूटिलिटीज़ क्यों नहीं आया हमारे यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, अदर यूटिलिटीज़ आ रहा है यहाँ पे नहीं, पावर, ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स, जस्ट अ मिनट, वाई इट इज़ नॉट कमिंग इन माई नोटिस। ये रहा, पावर ऊपर पे ही था, तो ओके चलिए। तो ये कंपनीज कुछ आ रही हैं, तो यहाँ पे आप क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है। अगर आपको जैसे डेट के मैंने बात की, जहाँ पे डेट ज़्यादा है, आप लार्ज कैप में जाइए, ठीक है, लार्ज कैप में देखिए और उनका डेट भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इनके पास डेट भी है और साथ में आप उनकी प्रॉफिट और सेल ग्रोथ भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली एक ट्राई करके हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डेट किसके, हमने बहुत ज़्यादा हाई डेट में भी नहीं जाना है। जैसे यहाँ पे इन कंपनी के ऊपर बहुत हाई डेट है, ये फर्स्ट 2-3 जो आ रही हैं, ठीक है। तो मान लीजिए SJVN है आपका, JSW है, तो रीजनेबल भी है। जैसे एक नॉर्मल लिमिट के ऊपर हम जैसे 1 से 2 के बीच में डेट जो आ रहा है, तो वो थोड़ा सा रीजनेबल है, तो वो एक एक्सेप्शनल डेट में हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब मान लो जी अब ये कंपनी डेट फ्री है, तो इसको इस पॉइंट से बेनिफिट नहीं होने वाला। आइनॉक्स ग्रीन है, नवा है, तो मे बी अगर या तो कुछ ये फर्दर फंड रेजिंग करें एक्सपेंशन के लिए, तो दैट में भी और डिफरेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अदरवाइज इनके लिए तो सिंपली
देखिए आप जिनका डेट 1 से ज़्यादा है, 2 के आसपास है, तो उनके लिए तो डायरेक्टली इमीडिएट आप इम्पैक्ट से साथ जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियरी रहता है। तो ये कुछ हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, किन सेक्टर को बेनिफिट हो सकता है। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा कि आप किस तरह से एक्सप्लोर करेंगे। तो एक हम वीडियो और लेके आएंगे कल, देखते हैं जहाँ पे हम कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमें टेक्निकली कुछ ब्रेकआउट वो इसी थीम से भी रिलेटेड हो सकते हैं, और आउट ऑफ दिस थीम कुछ स्टॉक जो हमें अच्छे लग रहे हैं। तो आप बने रहिए। तो आई होप कि कल दैट वीडियो आल्सो वी विल अपलोड। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।